भूगोल की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में पढ़ाएंगे। इसके कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं पे आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में आइए हम पढ़ते हैं। भौगोलिक समस्याओं के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण। वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण है क्या, आइए हम इसको समझते हैं। पर्यावरण में जब दूषक पदार्थ या जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं तब पर्यावरण का जो संतुलन है, प्राकृतिक संतुलन है, वो बिगड़ जाता है और पर्यावरण प्रदूषण में दोष उत्पन्न हो जाता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। साथ ही साथ इसका सभी जीवधारियों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। साथ में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जो हमें हर तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण को कई भागों में विभक्त किया गया है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए इसे हम पढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जैसा कि हम जानते हैं, जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल से ही हमारे जीवन का जो भी कार्य है, सब जल से ही पर ही संभव है। खाना, कपड़ा, नहाना, धोना, उद्योगों में, कृषि में, हर तरह से हम जल का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। तो जल बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तार के कारण वो जल के जो प्रयोग है जल का, उसको हम अविवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग करते हैं, जिसमें जल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आई है। जैसे नदियों, झीलों, तालाबों आदि का जो जल है, जो पहले शुद्ध हुआ करता था, अब वह शुद्ध नहीं रह गया, बल्कि मानव के अविवेकपूर्ण प्रयोग के कारण यह जो जल है अशुद्ध हो गया है, यानी कि गंदा हो गया है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण के कारण जल की गुणवत्ता में गिरावट आदि है, यानी कि हमेशा ही जल जो है उसका प्रदूषित होता जा रहा है और इसमें जो जल का शुद्धिकरण उसमें कम होता जा रहा है। जल प्रदूषण के स्रोत, इसमें पहला है प्राकृतिक स्रोत। इसके अंतर्गत मृदा यानी कि मिट्टी अपरदन, भूमिस्खलन, ज्वालामुखी उद्गार तथा पौधे एवं जीव जंतुओं के विघटन वियोजन की संकलित किया जाता है। अगला है मानव जनित स्रोत, यानी कि मानव के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसे हम मानव स्रोत कहते हैं। जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत में सबसे अधिक घरेलू स्रोत है, जिसमें सांस्कृतिक व धार्मिक सम्मेलनों के समय एकत्रित जन समूह द्वारा जो गंदगी फैलाई जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा जल का प्रदूषण होता है। उदाहरण के लिए गंगा, यमुना नदियों में संगम स्थल पर अर्थात इलाहाबाद में महाकुंभ के अवसर पर प्रति 12वें वर्ष भारत के सभी भागों से लगभग 3 करोड़ लोगों का जमघट इकट्ठा होता है, जिसने नदियों में कूड़ा कचरा फेंका जाता है, जिससे नदियाँ गंदी हो जाती हैं और वह प्रदूषित हो जाती हैं। साथ ही साथ जो उद्योगों का कूड़ा कचरा है वो भी नदियों में ही उसमें प्रभावित किया जाता है, उसी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से नदियों का जल प्रदूषित होता जा रहा है, यानी कि गंदा होता जा रहा है। जल प्रदूषण के अंतर्गत नदियों में जो शहरों में सीवर लाइन है या उद्योगों का कूड़ा कचरा है, नदियों में बहा दिया जाता है, जिसके कारण नदियाँ पूरी तरह से गंदी हो जाती हैं, यानी कि प्रदूषित हो जाती हैं, जिसके कारण नदियों में रहने वाले जीव जंतु, मछलियाँ, मगरमच्छ और अन्य जीव जंतु के लिए यह कूड़ा कचरा हानिकारक होता है, उनके जीवन के लिए हानिकारक होता है। जल प्रदूषण। नमामि गंगे कार्यक्रम, भावी सरकार ने, भारत की जो सरकार है उसने नमामि गंगे कार्यक्रम को चलाया है, जिसके अंतर्गत एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, लेकिन
प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया है, जो इस प्रकार से है। पहला है शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। दूसरा, औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना। तीसरा, नदियों का विकास करना। और अगला है नदी के किनारों पर वनीकरण जैसे जैव विविधता में वृद्धि करना, यानी कि नदियों के किनारे किनारे जो है सौंदर्यीकरण करना, वन लगाना, पेड़ पौधे लगाना, यह इसमें शामिल है नमामि गंगे के कार्यक्रम के अंतर्गत। नदियों के तल की सफाई करने की, जो नदियों के नीचे का भाग है, तल है, उसको साफ करना, उसमें कूड़ा कचरा जो जमा हुआ है उसे निकालकर बाहर फेंकना है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालना, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसके संदर्भ में लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए कि जो कूड़ा कचरा है, चाहे वह धार्मिक अनुष्ठान का हो या किसी भी प्रकार का हो, यह पदार्थ नदियों में न डालें, जिसके कारण जो नदियों का जल है प्रदूषित हो रहा है और उसमें रहने वाले जीवों को लिए भी यह नुकसान प्रदान करता है। यही है नमामि गंगे कार्यक्रम जो भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। क्या है वायु प्रदूषण? जब किन्हीं कारणों से वायुमंडलीय गैसों का अनुपात बदलने लगता है और कुछ कणीय पदार्थ वायु में मिल जाते हैं, जिसके कारण भौतिक संतुलन बिगड़ जाता है, इस स्थिति को वायु प्रदूषण कहा जाता है। यह प्रदूषण मनुष्य एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने की सीमा तक बढ़ जाता है, जो मानव जगत के लिए तथा सभी पर्यावरण में जितने भी जीवधारी हैं उन सबको यह नुकसान आते हैं। ये दो प्रकार से हो सकते हैं। पहला प्राकृतिक वायु प्रदूषण और दूसरा है मानवीय वायु प्रदूषण। प्राकृतिक वायु प्रदूषण के अंतर्गत जो प्रकृति के द्वारा प्रदूषण वायुमंडल में फैलता है उसे हम प्राकृतिक वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके अंतर्गत जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उससे बहुत दिनों तक आग निकलती है, धुआं निकलता है, धूल के कण निकलते हैं, और जिसके कारण वायुमंडल पूरा हमारा धूल युक्त या कण युक्त हो जाता है और हमारा वायुमंडल पूरा प्रदूषित हो जाता है। साथ ही साथ जंगलों में आग लग जाती है। अचानक किन्हीं कारणों से जंगलों में जब आग लग जाती है तो काफ़ी दिनों तक, महीनों तक जंगलों में आग बुझ नहीं पाती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है। आंधी तूफान के समय उड़ने वाली धूल पूरे वायुमंडल में फैल जाती है, वातावरण में फैल जाता है, जिससे वायु का प्रदूषण फैलता है। दूसरा है मानवीय वायु प्रदूषण। यह सबसे ज़्यादा फैलने वाला प्रदूषण है, जिसमें सामान्य रूप से वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो कारखानों से लगातार निकलने वाला धुआं और उससे निकलने वाला कचरा तथा ताप बिजली घर, यातायात, परमाणु संयंत्र, यातायात मतलब जिससे गाड़ी मोटर चलते हैं उससे धुआं निकलता है, और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, नाभिकीय विस्फोट, घरेलू ईंधन, धूम्रपान आदि के रूप में इसे समझा जा सकता है। विभिन्न मानवीय गतिविधियों के द्वारा वायु में विभिन्न गैसें और हानिकारक पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण फैलता है। इसके कई दुष्परिणाम होते हैं। जो प्रदूषण फैल जाता है वायु में, उसके कई प्रकार के हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे लिए और सभी जीवधारियों के लिए इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे वायु प्रदूषण का प्रत्यक्ष रूप से अगर देखा जाए प्रभाव तो मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, और दूसरा है कृषि के उत्पाद पर, मौसम, जलवायु, पर्यावरण तथा निर्जीव वस्तुओं पर भी देखा जा सकता है। कारखानों से निकलने वाली गैसें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं, जिसमें प्रदूषण के कारण
श्वसन तंत्रीय तंत्रिका तथा रक्त संचार संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में श्वसनीय शोथ और श्वसनिका दमा आदि रोग हो जाते हैं। सिलिका युक्त धूल के कणों के फेफड़े में जाकर जम जाती हैं। इस प्रकार के रोग मानव शरीर में फैल जाते हैं और जो काफ़ी हानिकारक होते हैं। दूसरा है वायु प्रदूषण में जब वर्षा होती है, वायु प्रदूषण के क्षेत्र में जब वर्षा होती है तब उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जो विषैले पदार्थ, घरेलू पदार्थ रहते हैं, जो अम्ल वर्षा एसिड रेन के रूप में धरातल पर गिरकर पौधों में प्रवेश कर जाते, जिससे पौधे खराब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। और दूसरा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, यानी कि उसमें वृद्धि होती है। यदि तापमान में लगातार वृद्धि होती रही तो पृथ्वी का तापमान 2 सेंटीग्रेड से 5 सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है और परिणामतः सारे ग्लेशियर, यानी कि जितने पहाड़ पे जो बर्फ़ जमी है वो धीरे धीरे पिघलने लगेंगे, जिससे समुद्र तल ऊपर उठेगा। यानी कि जब बर्फ़ पिघलेगा तो बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाएगा और पानी फिर ऐसे ही 71% भाग पर दुनिया में जल है, तो ये जो 71% भाग पे जल है तो ये जो परसेंटेज बढ़ने लगेगा और पूरा विश्व जलमग्न हो जाएगा। यह जल प्रदूषण के वायु प्रदूषण के दुष्परिणाम हमारे पृथ्वी पर पड़ेंगे। इसके कुछ उपाय हैं रोकने के लिए, जिसे करके इसे वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण के कुप्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि इसे नियंत्रण करने के कुछ उपाय किए जाएं। सर्वप्रथम हम अपने घरों से ही शुरू करते हैं। घरों में ऐसे ईंधन को जलाएं जिससे धुआं ना हो। ईंधन जलाने से पहले उसका शोधन किया जाना चाहिए, जिसके कारण प्रदूषण ना फैले। इससे उत्सर्जित गैसों में प्रदूषकों की मात्रा कम हो जाती है और प्राकृतिक गैस के जलने से गंधक के ऑक्साइड कम बाहर निकलने लगते हैं। और इसीलिए विदेशों में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक ईंधन उपयोग करने वाले संयंत्र प्राकृतिक गैस को ही उपयोग में लाते हैं, ताकि जो है पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो कम फैले या ना फैले। दूसरा है कि स्वचालित वाहनों में धुएं को निर्वात नली द्वारा छान कर बाहर निकाल देना चाहिए। कोयले से चलने वाले इंजनों के स्थान पर विद्युत चालित इंजनों का चलाना चाहिए, उसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। और ऐसे पुराने वाहन को अत्यधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उन्हें चलाने से रोक देना चाहिए। जो बहुत पुराने हो गए हैं उन्हें सड़क पे या चलने से रोका जाना चाहिए, जिससे प्रदूषण ना फैले। यह है वायु प्रदूषण के रोकने के उपाय, जिसे हम करके वायु में जो फैले हुए प्रदूषण उसे कुछ हद तक रोक सकते हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि कड़े कानून लाए, जिससे जो वायु में प्रदूषण फैल रहा है वो ना फैले। अगला है ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पॉल्यूशन। सामान्यतः ध्वनि से अधिक ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। जो सामान्य आवाज़ है उससे हम ज़्यादा आवाज़ में जब चीख कर चिल्ला कर बोलते हैं उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जो हमारे कानों को बर्दाश्त न हो या उससे हमारी सुनने की क्षमता से अधिक आवाज़ हो उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की जो सहन शक्ति है उससे अधिक जब असहज हो जाता है तो उसे हम ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन के अनुसार अवांछित और अप्रिय आवाज़ ही शोर है, यानी कि जो हमें अच्छी न लगे, जो हमारे कानों को प्रिय न लगे, वही ही आवाज़ ही शोर जो है तेज चिल्लाने वाला, वही जो है ध्वनि प्रदूषण है। जो मानव के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप से उत्पन्न होता है। कोई ध्वनि शोर है या नहीं, यह उसकी तीव्रता, निरंतरता तथा समय पर निर्भर
करता है। यानी कि इसका जो है मापक है, ध्वनि का मापने का जो इकाई है उसे हम डेसिबल कहते हैं। यानी कि कितने डेसिबल तक ध्वनि प्रदूषण हो सकता है। ध्वनि की तीव्रता के मानव की इकाई को डेसिबल या डीबी कहा जाता है। डेसिबल की माप 0 से प्रारंभ होती है। 0 डेसिबल वह ध्वनि है जिसे कानों द्वारा सुना या ग्रहण किया नहीं जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत हैं जिससे हमें सुनाई पड़ता है। पहला है, ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों का सीधा संबंध मानव के आधुनिक क्रियाकलाप से है। इस प्रकार के क्रियाकलापों की प्रधानता विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों व औद्योगिक क्षेत्रों में देखने को अधिक मिलती है। इन क्षेत्रों से सड़क व रेल मार्ग पर शक्ति चालक वाहनों की भीड़ प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। दूसरा है कि कुछ उद्योगों की स्वचालित मशीनों की तेज आवाज़ तथा अवकाश हेतु बजाए गए तेज एयर सायरन ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में व्यस्त बाजार में आपसी बातचीत व विवाह के दौरान या विवाह के अवसरों पर जो तेज़ बैंड बाजे बजते हैं, लाउड स्पीकर बजते हैं, तेज़ आवाज़ में जो धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर लाउड स्पीकरों से जो आवाज़ निकलती है और या पटाखों की आवाज़ निकलती है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न तीव्रता का ध्वनि प्रदूषण होता है। यानी कि तेज़ प्रदूषण बढ़ने लगता है जो हमें असहनीय हो जाता है। अगला है हमारा सुपरसोनिक विमान तथा यात्री हवाई अड्डे से उड़ते समय अपने आसपास के क्षेत्रों में 120 से 180 डेसिबल तक की ध्वनि छोड़ते हैं, आवाज़ करते हैं। रॉकेट, स्वचालित तोपें एवं राइफलों के प्रयोग से ध्वनि की तीव्रता 120 से 200 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो हमें अप्रिय लगता है या हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें परेशान करता है, असहनीय हो जाता है। अगला है रेडियो, टेलीविज़न, चलचित्रों तथा राग संगीत की ऊंची आवाज़ तथा आणविक विस्फोटों से उत्पन्न ध्वनि भी आधुनिक युग में ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण हमारे वायुमंडल में या हमारे पर्यावरण में जो तीव्र गति से बढ़ रहा है वो मानव जगत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। अगला है नगरीय अपशिष्ट निपटान, यानी कि अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो कूड़ा कचरा है उसको कैसे फेंका जाए या अलग किया जाए। सामान्यतः नगरीय क्षेत्रों की पहचान अति भीड़ भाड़, सघन बसाव, तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाओं के रूप में की जाती है या जानी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता की सबसे ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो गई है, यानी कि दयनीय अवस्था में स्वच्छता हो गई है तथा वायु का अभाव हो गया। स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु का अभाव नगरीय क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। भारत के नगरों तथा महानगरों में ठोस अपशिष्ट द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को अति महत्वपूर्ण हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट यानी कि कूड़ा कचरा जो है वो विभिन्न प्रकार के पुरानी व जो प्रयोग में नहीं लाई जाती अप्रयुक्त सामग्री जैसे जंग लगे पिन, टूटा कांच, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलीथीन, थैलियाँ, रद्दी कागज़, तमाम प्रकार की फ्लॉपी सीडी आदि इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन पैकों नए नगरीय ठोस अपशिष्ट को कूड़ा करकट, गंदगी एवं कबाड़ कहा जाता है, जिसे हम प्रयोग नहीं करते हैं उसे हम निकाल देते हैं, अप्रयुक्त हो जाता उसे हम कबाड़ कहते हैं।
इस प्रकार देखा जाए तो विकसित देश है, जो विकसित देश हैं, उन्होंने उनकी नकल भारत के विकास, भारत जैसे और अन्य विकासशील देश भी उसका नकल कर रहे हैं कि यूज एंड थ्रो, प्रयोग करो तथा फेंको संस्कृत को बढ़ावा मिला है, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा कचरा बाहर निकलने लगा है और यह विकराल समस्या का रूप धारण करते जा रहे हैं। अगला है ग्रामीण शहरी प्रवास। प्रायः देखा जाता है कि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन के साधन तथा अन्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरों में अधिक होती है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं, अतः लोग बड़ी संख्या में गांव से नगरों की ओर पलायन करते हैं, यानी कि प्रवास कर लेते हैं। नगरों का गांव की अपेक्षा जो जीवन है अधिक आकर्षक दिखता है, जिसके लालच में बहुत से लोग अपना अच्छा खासा गांव छोड़कर नगरों की ओर चले आते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसके कारण नगरों में भीड़ बढ़ जाती है और ढेर सारी जनसंख्या गांवों से उठकर शहरों में आके बस जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में सुरक्षा अधिक होती है, अतः संपन्न व्यक्ति अपना घर छोड़कर आसपास के जो नगर हैं वहाँ पर जाकर बस जाते हैं, रहने लगते हैं। जबकि दूसरी ओर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से होने वाले प्रवास में नगरीय क्षेत्रों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण जैसी पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ने लगती हैं। हमारे देश में नगरीकरण की जो प्रवृत्ति धीरे धीरे हो रही है, इसका कारण देश की जो कृषि प्रधान होना है, यानी कि जो नगरीकरण है धीरे धीरे हो रहा है और उसका विकास कम हो रहा है, कारण कि गांव से अधिक संख्या में आके नगरों में लोग बसने लगे हैं और यहाँ पर नगरों में गंदगी, कूड़ा कचरा, जल की समस्या, अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होने लगी हैं। गंदी मलिन बस्तियों की समस्याएं। गंदी बस्तियों का जो अर्थ है यह है कि गंदी या मलिन बस्तियां वे हैं जिनके चारों ओर गंदगी का साम्राज्य हो, झुग्गी झोपड़ियां दिखाई देती हों, मानवीय आवास का न्यूनतम स्तर होता है, जिसमें छोटे छोटे व गंदे मकानों में निवास करते हुए लोग किसी भी तरह अपना जीवन यापन करते हैं, उसने के लिए मजबूर होते हैं, जीवन यापन जो है करने के लिए वे मजबूर होते हैं, उसे हम मलिन या गंदी बस्तियां कहते हैं। इसकी कुछ समस्याएं इस प्रकार हैं कि गंदी बस्तियों की समस्याएं, भारत में मिलने वाली गंदी बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनमें सबसे पहले है गंदी बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां पर एकदम टूटे फूटे मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा तथा प्रकाश का अभाव देखने को मिलता है। इन बस्तियों में शुद्ध पेय जल, यानी कि जो पीने का जल है शुद्ध नहीं रहता है, उसका अभाव रहता है। शौचालयों की कमी होती है और मुंबई की धारावी नामक गंदी बस्ती में 1440 व्यक्तियों पर मात्र एक शौचालय की उपलब्धता है। गंदी बस्तियों में बहुत अधिक भीड़ भाड़ मिलती है, साथ ही इसमें बहुत पतली व सकरी गलियां मिलती हैं। इन बस्तियों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है और समस्या सामान्यतः एक कमरे में पूरा परिवार रहता है। कई बार तो यह देखा जाता है कि कमरे में 10 से 12 व्यक्ति देखने को मिलते हैं। इस आवासीय क्षेत्र में घटिया निर्माण सामग्री से निम्न स्तर का होता है, जो मकान बनाए जाते हैं बिल्कुल ख़राब सामान उसमें प्रयोग किए जाते हैं तथा इतनी पतली गलियां होती हैं कि उसमें एक साइकिल निकलना भी कठिन हो जाता है। वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का मकान खोजना या पाना अत्यंत गंभीर समस्या हो जाता है। यह एक खतरे भरा, जोखिम भरा
वो चैलेंज होता है जो व्यक्ति का मकान को ढूंढ पाना। धारावी एशिया की विशालतम गंदी बस्ती यानी कि स्लम बस्ती है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। धारावी मुंबई की मलिन बस्ती है। धारावी मुंबई महानगर की एक मलिन बस्ती है जो भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है। धारावी सबसे पहले समुद्र की एक भुजा थी जो यहाँ बाहर समुद्र की ओर निकली हुई थी। इस पर और धीरे धीरे लोग इस पर आकर बसने लगे। लोगों द्वारा बड़ी मात्रा में उसी जो निकली हुई भुजा थी प्राकृतिक रूप से, उस पर कूड़ा कचरा डालते थे। कूड़ा कचरा डाल के उसको पाट पाट के उसे लगातार चौड़ा कर दिए या बड़ा कर दिए। इसमें अधिकतर गरीब, अनुसूचित जाति के और मुस्लिम लोग रहते हैं जो नालीदार टिनों के मकान बनाकर रहते हैं। कहीं कहीं पर ये मकान 20 मीटर ऊंचे हैं, जिनका उपयोग चमड़ा कमाने व रंगने के लिए किया जाता है। यहाँ चारों तरफ कूड़े का साम्राज्य है। इसमें बसें केवल इनकी जो सीमा तक की जाती है। ऑटो रिक्शा भी इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि गलियाँ इतनी तंग है कि उसमें साइकिल भी चलना मुश्किल हो जाता है। धारावी में केवल एक मुख्य सड़क है जो 20 से होकर जाती है। कहने को 90 फीट की चौड़ी होती है, परंतु ये 20 फीट ही बची है। यहाँ एक परिवार एक कमरे में रहता है, जिससे कभी कभी 12 लोग तक निवास करते हैं। अगला है भूनिम्नीकरण। भूनिम्नीकरण का सामान्य अर्थ भूमि की गुणवत्ता में होने वाली कमी है। यह कमी मृदा प्रदूषण, मृदा अपरदन, लवणता आदि के कारणों से होती है। इसके कारण भूमि की उत्पादकता में अस्थायी या अस्थायी तौर पर कमी आ जाती है। भूमि का निम्नीकरण भौतिक और मानवीय दोनों कारणों से होता है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान ने इस प्रकार की भूमियों का जो आकलन किया है तथा इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं के आधार पर कृषि बंजर भूमि को कई भागों में विभक्त किया है, जैसे बंजर व कृषि अयोग्य बंजर भूमि, प्राकृतिक कारणों तथा जनित निम्नीकरण भूमि तथा प्राकृतिक तथा मानव जनित निम्नीकरण भूमि। यानी कि प्रकृति का जो भूमि निम्नीकरण होता है, भूमि का प्रदूषण होता है, मानव के द्वारा भी होता है और प्रकृति के द्वारा भी होता है। ये कुछ बंजर भूमि भी हो सकते हैं। इस प्रकार भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याओं का अध्याय यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसका अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके जो प्रश्न उत्तर हैं अगले वीडियो में आपको मिल जाएं। इसके कुछ प्रश्न